नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की जो ग्राम श्री कविता है, पद्य भाग से ये पढ़ रहे हैं। ये कविता सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित है और सुमित्रानंदन पंत की कविता को हम पढ़ें उससे पहले हम पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। पंत के परिचय की बात हम ध्यान करें तो पंत का जन्म सन 1900 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुई। इन 77 वर्ष की अवस्था में सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी साहित्य जगत को बहुत कुछ प्रदान किया। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवियों में से माने जाते हैं। ये हमने पहले चर्चा की है, छायावाद क्या है। छायावाद जिसमें प्रकृति का रहस्य दिखाई देता है, प्रकृति का वर्णन दिखाई देता है, ऐसी जो रचनाएं हैं वो छायावाद से जुड़ी हुई होती हैं। और छायावाद का जो समय माना जाता है, आधुनिक काल विभाजन की हम बात करें तो 1918 से 1936 तक का जो समय है ये छायावाद माना जाता है, छायावाद का काल माना जाता है। इस छायावाद में 4 प्रमुख स्तंभ कवि माने गए हैं, जिनमें पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख स्तंभ कवि माने जाते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान करें, हम छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पढ़ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो 1900 में हुआ और इनका प्रकृति से आरंभिक काल से ही जुड़ाव रहा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में हुआ। अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड का स्थान है और अल्मोड़ा का कोसानी ग्राम जो है, जो कि वास्तव में देखें तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति से यहीं से लगाव प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकृति की सुंदर, जहां लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, सुंदरता देखने के लिए जाते हैं, और उस प्रकृति की सुंदरता की गोद में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ है, तो प्रकृति से जुड़ाव होना स्वाभाविक है। सुमित्रानंदन पंत आरंभ से ही, बचपन से ही प्रकृति से जुड़े हुए रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत की और बात हम ध्यान करें तो सुमित्रानंद पंत का जो बचपन का नाम था वो गुंसाई दत्त था। बाद में इनको नाम सुमित्रानंद पंत मिला। गुंसाई दत्त जो है, इनकी आरंभिक शिक्षा वहीं गांव में हुई। बाद में ये इलाहाबाद आ गए, इलाहाबाद वाराणसी में इनकी उच्च शिक्षा हुई और यहीं पर इनका लगा। और हम ध्यान करें, इनको हम आसानी से याद रख सकें, इनसे जुड़ी एक बात और मैं आपको बताऊं कि आज सदी के महानायक माने जाने वाले अमिताभ बच्चन जो हैं, अमिताभ जो हैं, उनको अमिताभ नाम जो है वो भी सुमित्रानंदन पंत ने ही दिया था। सुमित्रानंद पंत और अमिताभ के जो पिता जो हैं हरिवंश राय बच्चन, ये दोनों छायावादी कवि हैं और दोनों मित्र थे। तो अमिताभ का नाम, अमिताभ भी सुमित्रानंद पंत का दिया हुआ है। ये भी एक इनसे जुड़ी बात है, तो हम आसानी से इनको और भी बात ध्यान रख सकते हैं। हम ध्यान करें तो साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तो स्वाभाविक, ये हम आसानी से कह सकते हैं कि इतना बड़ा पुरस्कार जिनको मिला है तो इनका मतलब इनका कार्य भी कहीं न कहीं विशाल रहा है।
वहीं हम ध्यान देखें तो भारतवर्ष के जो श्रेष्ठ पुरस्कार माने जाते हैं तो उनमें पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार के बाद में अगर कोई होता है तो वो भारत रत्न होता है। तो हम ध्यान करें, ये पद्म पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार होते हैं, जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन तीनों जो पुरस्कार हैं इनको हम ध्यान करें तो पद्मश्री से बड़ा पद्म भूषण, पद्म भूषण से बड़ा पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो भारत रत्न है। और तो हम यहाँ पर ध्यान करें, सुमित्रा नंदन पंत को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सुमित्रा नंदन को सम्मानित किया गया है। तो ये सब बातें जो है ये इस बात को दर्शाती है कि सुमित्रा नंदन पंत है वो अपने काव्य क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखते हैं या सबसे उच्च स्थान रखते हैं। छायावाद की हम बात ध्यान करें तो ये मैंने आपको बताया, प्रकृति से जुड़ाव इनका आरंभिक काल से ही था, बचपन से इनका प्रकृति से जुड़ाव रहा है। इस कारण से ये जुड़ाव इनकी रचनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। सुमित्रा नंदन पंत की हम कुछ रचनाओं की बात ध्यान करें तो इनकी रचना ग्रामश्री, वीणा, पल्लव, युगवाणी, युगांत, ग्रंथि, ये जितनी रचनाएं हैं इन सब में कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ाव सुमित्रा नंदन पंत का दिखाई देता है और सुमित्रा नंदन पंत अपनी विशेष पहचान रखते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता ली गई है ग्रामश्री कविता, ग्रामश्री कविता को हम पढ़ें उससे पहले इसकी विषय वस्तु की तरफ हम ध्यान करें तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है कि कोई भी शब्द है तो शब्द की व्युत्पत्ति जो है या शब्द का अर्थ हम समझने का प्रयास करें तो उससे हमारे विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती है। ग्राम का मतलब होता है गांव और श्री का मतलब होता है शोभा, सुंदरता। गांव की सुंदरता, गांव की शोभा, गांव की लक्ष्मी आदि का जो वर्णन है वो ग्रामश्री है। अर्थात ग्रामीण परिवेश की समृद्धि का वर्णन, समृद्धि, सुंदरता, शोभा का जो वर्णन है वही ग्रामश्री है। तो हमारे पाठ्यक्रम में इस ग्रामश्री कविता के जो पद लगाए गए उनको हम पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर हो रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। कवि पंत कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश की जो सुंदरता है और ये जो वर्णन जो है, ये जो ग्रामश्री का जो वर्णन है, मैं आपको बता दूं, जहाँ गांव में चारों तरफ हरियाली है, उत्तराखंड का जो वर्णन जो हम ध्यान करें, सुमित्रा नंदन पंत स्वयं उत्तराखंड अल्मोड़ा कौसानी से रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो उत्तराखंड में आदि में हम देखें तो वो तो वैसे भी प्रकृति के सुंदर रमणीक क्षेत्रों में से माने जाते हैं। और गांव में जब बारिश हुई है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, उस समय का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक, दूर तक खेतों में, तलक दूर तक, मखमल की कोमल हरियाली, चारों तरफ घास फैला हुआ है और वो हरा भरा जो घास है वो कैसा लग रहा है, कोमल है, इसलिए उसको मखमल की संज्ञा, मखमल की कोमल हरियाली। उसके अंकुर जो हैं वो कोमल हैं, मखमली हैं,
और उसका वर्णन यहाँ पर सुमित्रानंद पंत करते हैं। हरियाली कैसी है? मखमली है, कोमल है, चारों तरफ फैली हुई दिखे। ऐसा लगता है जैसे धरती पर कोई मखमल की चद्दर बिछा दी गई हो। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और उस हरियाली के बीच से निकलती हुई सूर्य की किरणें, लिपटी जिससे रवि की किरणें, सूर्य की किरणें जब निकलती है वो चमकती से चांदी की सी उजली जाली। और जब वो किरणें पेड़ों के बीच से निकल करके हरी हरी पत्तियों पर गिरती, घास पर गिरती हैं, तो वहां पर वो चांदी की जाली की तरह चमकती हुई नजर आती है। यहां पर उपमा अलंकार, सी चांदी की सी उजली जाली, तो चमकता हुआ कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे चांदी की जाली बिछी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर हो रहे, और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। हरे पत्ते, हरी टहनियां, हरी डालियां जो है, उन सब को जब देखते हैं, हरे पत्ते चमकते हुए से नजर आते हैं, तो ऐसा लग रहा है हिल हरित रुधिर हो रहे छलक। ऐसा लगता है जैसे उन पत्तों में हरा रक्त जो बह रहा है। मनुष्य के शरीर में रक्त बहता है, वो लाल रक्त बह रहा है। लेकिन कवि पंत ने बताया है कि उन हरे पौधों के, हरे पत्तों की जो नसें हैं, उनमें हरा रुधिर बह रहा है। इतने हरे पत्ते वो लग रहे हैं। उन हरियाली को देख करके, हरे पत्तों को देख कर ऐसा लगता है जैसे उनमें हरित रुधिर का संचार हो रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल फलक। और इस श्यामल का मतलब इस चारों तरफ ये जो भूतल जो है, धरती है, इसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे आसमान तो बिल्कुल नीचे आ गया झुक करके। नभ का चीर निर्मल फलक, आसमान का जो कोना है, जो वो इस धरती पर झुका हुआ सा प्रतीत होता है। और चारों तरफ हरियाली फैलने से मनुष्य, पशु, पक्षी सब हैं वो आनंदित होते, रोमांचित होते हैं। तो यहां पर बताया है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा धरती आज आनंदित लग रही है, रोमांचित लग रही है, प्रसन्न लग रही है, खुश लग रही है। क्यों? आई जो गेहूं में बाली, आज उसने जौ और गेहूं की बालियां धारण कर ली। जौ और गेहूं जो है, उनके ऊपर जो फलीनुमा जो बालियां लगती है, फलीनुमा, जिनके अंदर जौ और गेहूं हमें प्राप्त होते हैं, वो बालियां आज उन पे आ गई हैं। तो इससे धरती है वो आनंदित नजर आ रही है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभायमान। अरहर और सनई, अरहर की दाल होती है, हम सब जानते हैं। सन जो है, जो जूट का जो पौधा होता है, तो सन और अरहर के कारण वो पीले होते हैं। तो सोने की आज ऐसा लगता है चारों तरफ जो अरहर और सनई की जो फसल फैली हुई दिखाई दे रही है, वो ऐसे लग रही है जैसे इस धरती ने कोई कर्दनी धारण कर लियो। किंकणियां शब्द से कर्दनी, उसने सोने की कर्दनी धारण कर ली हो, जो कि शोभायमान हो रही है, सुंदर सुशोभित लग रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। चारों तरफ सरसों की फसल फैली हुई है। पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब शब्द की आवृत्ति होती है और युग्म के रूप में शब्द की आवृत्ति होती है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, चारों तरफ सरसों की फसल पक जाने के कारण, फैलने के कारण, उस सरसों की गंध जो है, उससे वह ऐसा लगता है जैसे तैलाक्त गंध, तेल से भीगी हुई गंध है वो चारों तरफ है। और गंध किसकी है? पीली सरसों की। सरसों की गंध से ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों तरफ
तैलाक्त गंध है वो फैल रही है पीली सरसों के कारण। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहां पर हम ध्यान करें, लो हरित धरा से झांक रही, और इन चारों तरफ हरे भरे के बीच में हम ध्यान करें तो तीसी का जो पौधा है, अलसी, तीसी यानी अलसी, अलसी के बीज जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। और अलसी के जो पौधे हैं, अलसी के जो फूल होते हैं वो नीले होते हैं। तो नीले पौधों से, नीले फूलों से युक्त अलसी के पौधे भी बीच में खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलम की कली। नीलम, नीलम एक बहुमूल्य रत्न होता है और वो नीले रत्न की तरह उस नीलम की, मानो नीलम की कली, यहां पर नीलम की कली, तीसी के फूलों में नीलम की कली का आभास किया गया है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार लिया गया है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। जो अलसी के जो नीले फूल हैं वो ऐसे लगते हैं मानो नीलम की कलियां, नीलम रत्न जो होता है उसकी कलियां यहाँ पर खिली हुई है। चारों तरफ हरियाली है और हरे भरे पौधों के बीच से देखो कहीं कहीं तो पीले पीले ये दो पीली जो सरसों है वो दिखाई दे रही है, जो और गेहूं की बालियां जो है वो दिखाई देती है बीच में। अरहर और सनई की जो पौधे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पीले सोने की करधनी धारण कर रखी है। तो और यहाँ पर कुछ जगह नीला जो दिखाई दे रहा है, तो नीला से ऐसा लग रहा है जैसे नीलम रत्न की जो कलियां हैं वो यहाँ पर खिली हुई है। अगला पद हम देखेंगे, रंग 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 के फूलों में रिलमिल हंस रही है सखियां मटर खड़ी। देखिए इन रंग बिरंगे, कहीं नीले कहीं पीले कहीं हरे, इन सब के बीच में मटर की खेती जो हो रही है, मटर के जो पौधे हैं वो तो और भी ऐसे लग रहे हैं रंग रंग के फूलों में रिलमिल। उन सब रंग बिरंगे फूलों में मिलजुल करके मटर की जो कलियां हैं, मटर की जो फलियां हैं वो अपनी सखियों के बीच में खड़ी हुई सी नजर आती हैं। अर्थात अनेक पौधों के बीच में मटर के पौधे जो खड़े हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे अपने मित्र, अपनी सखियों के साथ में मटर की फलियां हैं वो खड़ी हुई है। मखमली पेटियां सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। मखमल की पेटियां, हरी भरी जो फलियां है, छिमियां, सेम की फली, सेम की फलियां जो लगी हुई है और उन्होंने क्या कर रखा है, वो लटकी हुई ऐसे लगता है जैसे कोई मखमली पेटियां हैं, मखमली पौधे हैं जो हरे भरे पौधे ऐसे लगे जैसे मखमली पेटियां उन्होंने, और उन पेटियों में क्या है, वो जो सेम की जो फलियां हैं उन्होंने मानो बहुमूल्य रत्नों को अपने अंदर छिपा रखा है। सेम के बीज जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वो फलियों के बीच में बंद किए हुए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो उस पेटी में उन्होंने कोई बहुमूल्य रत्नों को बंद कर रखा है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। देखिए रंग 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 रंग, बड़ा सुंदर वर्णन। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि, तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहे ऐसे ही नहीं कह दिया उनको, शब्दों का चयन जो वो करते हैं, वो कोमल पदों का चयन जो करते हैं, इसी कारण से उनको प्रकृति का सुकुमार कवि। यहाँ पर देखिए फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। रंग बिरंगी तितलियां हैं वो फूलों पर उड़ती हुई नजर आती है, और रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर, बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर, वर्णन प्रकृति का सुंदर वर्णन। रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती हुई नजर आती है और फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ वृत्तों के वृंतों पर, वृंतों के वृंतों पर।
ऐसा लगता है जैसे मानो तितलियां नहीं उड़ रही है, बल्कि फूल स्वयं उड़ करके एक दूसरी डालियों पर जाकर के बैठ रहे हैं। क्योंकि फूलों और तितलियों के कारण वहाँ रंग बिरंगे तो फूल हैं और रंग बिरंगी तितलियां हैं, इस कारण से फूलों में और तितलियों में कहीं कोई अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऐसा लगता है जैसे तितलियां नहीं उड़ रही है, बल्कि फूलों के जो सुंदर जो फूल हैं वो उड़ करके एक डाली से दूसरी डाली पर जाकर के बैठ रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन जो प्रकृति का जो किया गया है, चारों तरफ फैली हुई जो पुष्प सुंदर तितलियां, ये प्रकृति को और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं, सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। और शायद इसी प्रकार के देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि की हम बात करें सुमित्रानंद पंत की, तो जहां कोमल पदों के माध्यम से, कोमल कांत पदावली, कोमल पदों के माध्यम से, कोमल पद जो होते हैं तय थ दे दे, इस तरह ट ठ ड ड वाले इस तरह के कठोर वर्ण नहीं, बल्कि शब्द वर्णों का चयन भी है वो कोमल किया गया है। और इसी से कोमलता और सुंदरता का वर्णन सुमित्रानंद पंत ने किया है। आज हमने सुमित्रानंद पंत की जो तीन पद्य हमने पढ़े हैं, जिसमें पहले हमने खेत की सुंदरता की हरियाली का वर्णन हमने पढ़ा है, दूसरे में जोर गेहूं अरहर सनई और पीली सरसों का वर्णन जो प्रकृति का किया गया वो हमने पढ़ा। तो वहीं तीसरे पद्य में हमने रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियों का वर्णन हमने पढ़ा। ये तीन पद आज हमने पढ़े हैं। इनके जो बाकी पद हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।